आज 5 मई है और मजदूर वर्ग के महान शिक्षक मार्क्स का जन्मदिवस। और इस अवसर पर हम जहाँ खड़े हैं ये जगह है गुड़गांव का मिनी सेक्रेटेरिएट, जहाँ पर आज बेलसोनिका एम्प्लॉयज़ यूनियन के मजदूरों ने अपने हाथों में मार्क्स की तस्वीर लेकर यहाँ पे अपनी फैक्ट्री में हो रहे शोषण उत्पीड़न के खिलाफ ज़बरदस्त प्रदर्शन किया। और उस प्रदर्शन में शामिल थे हमारे साथ बिगुल मजदूर दस्ता के एक साथी शाम जी। और जब आज मार्क्स का जन्मदिवस है तो हम शाम जी से भी ये जानना चाहेंगे कि शाम जी आज के इस खास अवसर पर जो व्यापक मजदूर आबादी है उसको क्या संदेश देंगे, या ये किस रूप में चिन्हित कराएंगे कि व्यापक मजदूर वर्ग जो है, मेहनत का समाज जो है, मार्क्स को कैसे याद करे और कैसे जी उन्हें साथी, देखे। साथी नरेश, आपने जिस मौके पे आज ये बात रखने के लिए हमको कहा है, वो बात बहुत इम्पोर्टेंट दिन है कि बेलसोनिका के मज़दूरों पर जिस तरह से उकसावे की कार्रवाई करके उनको छँटने का एक पूरा प्रोग्राम बनाया जा रहा है मैनेजमेंट के द्वारा। और ये ट्रेंड कोई नया ट्रेंड नहीं है, ये पूरे देश में इस वक्त पूंजीपतियों द्वारा तमाम फैक्ट्रियों में परमानेंट मज़दूरों को टारगेट किया जा रहा है, कहीं न कहीं आगे ठेका प्रथा को बढ़ावा देने के लिए। जाना कि इसके पीछे एक मुख्य कारण तो ये है कि आज ठेका प्रथा की ज़रूरत क्यों पड़ी और तमाम परमानेंट मज़दूरों को क्यों निकाला जा रहा है। इसके लिए तो वही है कि आज पूंजीवाद का जो संकट है, वो संकट अपने प्रतियोगिता के चलते इतना आज संकट बढ़ गया है कि उसको मुनाफ़े की उसकी दर इतनी गिरती जा रही है, उसका रुझान जारी है। उसको कहीं न कहीं तमाम सरकारें आज पूंजीपतियों के समर्थन में और उनके नीतियाँ बना रही है नए श्रम कानूनों के ज़रिए, और मालिक और प्रबंधकों को खुली छूट दे रही है मज़दूरों पर, उनके यूनियन अधिकार पर और उनके तमाम जो अधिकार बनते हैं, उन पर हमला कर रही है। और दूसरी बात ये है कि आज इत्तेफ़ाकन वो दिन है जब मार्क्स का आज जन्मदिन है। आज से 204 साल पहले मार्क्स का जिस जगह पे जन्म हुआ था, वो राइन प्रांत में जर्मन के, तो आज उस पूरे इलाके में आज उस तरह से देखा जाए तो आज मार्क्स के वो विचार बहुत ज़रूरी हैं मज़दूर तक पहुँचने, जिन्होंने पूंजीवादी शोषण के पूरे रहस्य को उद्घाटित किया था कि जब जहाँ भी मज़दूरों के श्रम शक्ति की लूट होगी, उस श्रम शक्ति को माल में जब तब्दील कर दिया जाएगा, और जब माल उत्पादन मुनाफ़े के लिए पैदा होना शुरू हो जाएगा पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली में, उस रहस्य का जो पूरा उसका को सामने लाया, जनता के सामने, समाज के सामने उसका वैज्ञानिक विश्लेषण किया। ये बात आज मज़दूर आंदोलन के अंदर पहुँचानी बहुत ज़रूरी है। और साथ-साथ ही मार्क्स ने सिर्फ़ इतना ही नहीं, जो अपने तमाम पूंजीवादी शोषण को खुला उसको तमाम पर्दे पड़े थे उसको हटाया, साथ-साथ में उन्होंने लड़ने के तौर तरीकों में खुद मार्क्स उस वक़्त क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल हुए, और उन्होंने अपने समय के आंदोलन में ट्रेड यूनियनवाद, अराजकतावादी और तमाम तरह के अर्थवादी जो भटकाव थे, उसका उन्होंने बहुत खंडन किया था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण आज भी वो भटकाव हिंदुस्तान में और दुनिया के कई हिस्सों में भटकाव जारी हैं, जिसकी वजह से आज बहुत बड़ी आबादी हिंदुस्तान की आज कंट्रेचुअलाइज़ेशन और कैजुअलाइज़ेशन की शिकार हो चुकी है। जिसके लिए आज हम लोगों को सबसे पहली शर्त है कि मार्क्स को अगर याद करना है तो उसके सिद्धांतों को समझा जाए और व्यवहार में उतारा जाए, और उसी आधार पर तमाम ट्रेड यूनियन आंदोलन के अंदर एक व्यापक एकता बनाई जाए साझे मुद्दों के लिए। और इसके अलावा मज़दूरों की जब तक कोई क्रांतिकारी पार्टी नहीं होगी, तब तक पूंजीवादी व्यवस्था को कोई चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि ट्रेड यूनियन के दायरे में हम कुछ मांगे तो मनवा सकते हैं कुछ हद तक, लेकिन वो स्थायी नहीं रह सकती। और उसकी जड़ में जो पूंजीवादी व्यवस्था है, जो लूट और शोषण को एक कानूनी जामा पहनाती है, उस व्यवस्था को टारगेट करना होगा। यही मार्क्स का संदेश हो सकता है। और आज हम आगे भी हमें जो भी मज़दूरों के आंदोलन इस गुड़गांव की औद्योगिक पट्टी से में है, मानेसर है, बावल तक है, ऑटो सेक्टर में, उसके लिए आगे उन विचारों को जाने बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कुछ ऐसी खास लाइनें मार्क्स की जिन्हें बहुत सूत्री तौर पे आप दोहराना चाहें। सवाल वही है कि सवाल दुनिया को समझने का, सवाल दुनिया को बदलने का है, कि सिर्फ थ्योरी के सिद्धांत पर नहीं, प्रैक्टिकल लेवल पे जाके चीज़ों को समझना होगा और उसे लागू करना होगा। और किसी भी सही बात का दूसरी जो मुझे उक्ति सबसे ज़्यादा पसंद है कि किसी भी गलत बात का खंडन किए बगैर छोड़ देना एक बौद्धिक बेईमानी है। तो मैंने पहले इस बात को रख दिया है कि जो मार्क्स के सिद्धांतों से खिलवाड़ कर रहे हैं और उनके जो सबकों से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनका नतीजा यही हुआ कि हम लोग आंदोलन को कहीं सही दिशा में नहीं ले जाएँगे। आज इस सिद्धांतों की बहुत ज़रूरी है। बिना सूझबूझ के नेतृत्व के और विचारों के हम किसी आंदोलन को सही दिशा में, अच्छा जीत की दिशा में नहीं ले जा सकते। यानी आज पूंजीवाद से लड़कर हम समाजवाद की तरफ नहीं बढ़ सकते। आज 15 से 15, 18, 100 सॉरी 150 से 170, 80 दशक बीतने के बाद भी मार्क्स के विचार जो हैं वो हिंदुस्तान या पूरी दुनिया के
बौद्धिक वर्ग में तो उनके विचार जाते हैं, उनको पढ़ा जाता है, उनको समझा जाता है, जाना जाता है। लेकिन दुनिया या कहें हिंदुस्तान की भी व्यापक मज़दूर आबादी जो है, उसके बीच में भी अभी भी मार्क्स से परिचय का अभाव है। इसको कैसे दूर किया जाए और इस पे क्या काम करना चाहिए? बिल्कुल, आपने सही सवाल पूछा है कि मार्क्स के विचारों को पकड़ कर जिस तरह से लेनिन ने एक मज़दूरवादी अखबार मज़दूरों के विचारों को मज़दूर तक पहुँचाने का काम अखबार के ज़रिए किया था और साथ में उन्हीं विचारों के इर्द-गिर्द ट्रेड यूनियन मूवमेंट जाकर यूनियन पाठशालाएँ को चलाना होगा। इसके बिना हम लोग नीचे के वर्गों तक बात को नहीं पहुँचा सकते और व्यापक जन एकता कायम नहीं कर सकते। कोई आज आज की मज़दूर आबादी के लिए कोई संदेश इस खास अवसर पर मार्क्स के जन्मदिन पर? यही संदेश है कि दुनिया के मतलब यही वो कहेंगे कि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, बेड़ियाँ को सिवाय। तो दुनिया के मज़दूरों एक हो। आज देश में जिस तरह के मोदी की फासीवादी सरकार जात, धर्म, भाषा के नाम पर लोगों को बाँट रही है, इससे सावधान होने की ज़रूरत है और हमें अपनी वर्गीय एकता बनाकर ही अपने हितों के लिए और वर्ग संघर्ष के लिए आगे बढ़ना होगा। करना बहुत ज़रूरी है। जब हम लोग आज के मज़दूर आंदोलन के संदर्भ में और अगर ख़ासकर कहा जाए तो आज जिस तरह से गुड़गांव से लेकर मानेसर जयपुर तक निमराना तक जो ऑटोमोबाइल की पट्टी है, औद्योगिक पट्टी है, सबसे बड़ी पट्टी तो ऑटोमोबाइल का सेक्टर है। लगभग 40% इस सेक्टर में काम हो रहा है और वैसे भी ऑटोमोबाइल पट्टी का जीडीपी में पहले और दूसरा स्थान चलता रहता है गारमेंट सेक्टर के बाद। इतने बड़े सेक्टर में आज जो पूरी दुनिया में एक सबसे प्रॉफिट देने वाला सेक्टर है, उस सेक्टर में लगातार मजदूरों के आंदोलन उठते रहते हैं, कहीं ना कहीं सुगबुगाहट होती रहती है। ये मारुति के आंदोलन से पहले भी था जारी और मारुति के आंदोलन के बाद बड़ा रिको का आंदोलन और उसके बाद भी जीएनएस का आंदोलन हो, रस्ती का हो, श्रीराम पिस्टन का हो, ओमेक्स का आंदोलन रहा हो और अभी भी कुछ आंदोलन चल रहे हैं जैसे ऑटोफिट का है, रिको के मजदूरों का है, नपीनों का मुद्दा चल रहा है, जनसंख्या का तो है ही है। इन सारे आंदोलनों से कुछ चीज़ें जो चीज़ें छूट रही हैं वो यही है कि जिससे कि पूरी की पूरी उत्पादन पत्ती में एक उत्पादन की प्रणाली में वैश्विक स्तर पर बदलाव आया है। उस बदलाव को देखकर जो रणनीति आगे होनी चाहिए थी, जो आप बहुत अन्य साथियों से भी पूछ रहे थे आज की रणनीति मुख्य क्या होनी चाहिए हिंदुस्तान के मजदूरों में, उसमें जो राजनीतिक भटकाव पर तो मैंने बात रखी थी कि ट्रेड यूनियनवाद की एक समस्या है, अर्थवाद की समस्या है और तमाम तरह के अराजकतावादी संघातीवादी जो है संगठन है, जो समस्याएं जो एक भटकाव है जो कि मजदूर वर्ग के अंदर ट्रेड यूनियन आंदोलन और राजनीति के संबंधों को ठीक से रेखांकित नहीं कर पा रहे हैं। और एक तो ये समस्या है, दूसरी समस्या है कि आज के आंदोलन की संगठित करने का तरीका क्या हो। तो हम पहले वाले बिंदु पर मैं थोड़ा सा अंडरलाइन अर्थवाद के बारे में यही कहूँगा कि जहाँ तक दोनों चीज़ें असल में जुड़ी हुई हैं, इसलिए ये बात मैं कह रहा हूँ। अर्थवाद का मतलब यह है कि आप बोनस भत्ते की लड़ाई, सिर्फ परमानेंट की लड़ाई मजदूरों करने की नहीं है। ज़ाहिर है ये मुद्दे हैं लड़ने वाले, लेकिन अगर इन मुद्दों को लेकर आप आगे किसी पूरी पूंजीवादी व्यवस्था के साथ नहीं जोड़ते तो ये अर्थवाद कहलाएगा। अर्थ की लड़ाई वो मजदूर आंदोलन की शुरुआती लड़ाई होती जिससे वो लड़ना सीखता है, यानी वो जिसके जरिए वो पहली एक संघर्षों की पाठशाला होती है यूनियन, लेकिन वहीं पर तक छोड़ देंगे और राजनीति तक नहीं लेके जाएंगे। जो राजनीति आपकी मजदूरी तय करती है, जो राजनीति आपके ट्रेड यूनियन के अधिकार पर हमला कर रही है, उससे संबंधित नहीं आप किस तरह रिश्ता बताते तो ये दिक्कत होगी। दूसरी बात है कि राजनीति में ही जो ट्रेड यूनियनवाद इसी से पैदा होता है कि कुछ संगठन ऐसे, फेडरेशन ऐसे हैं जो राजनीति एकदम दूर रखना चाहते हैं, तो ये बात तो उसके संदर्भ में पूरी हो ही जाती है। तीसरी बात जो आती है, एक खास तरह से मजदूर आंदोलन के अंदर आप मजदूरों को उनकी मजदूर वर्ग की जो राजनीति या उस कैसी हो, जैसे कि मजदूर वर्ग की क्रांतिकारी पार्टी हो, जो उस मजदूरों को इस पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर आ रही तमाम समस्याओं का एक पूर्ण हल बता सके, उस मजदूरी की व्यवस्था कहाँ से कैसे ख़त्म हो, शोषण या गुलामी की व्यवस्था कैसे ख़त्म हो, उसको नहीं बताती है। ये बताना बहुत ज़रूरी है और मजदूर वर्ग की पार्टी के बिना कोई क्रांति या समाजवाद नहीं आ सकता। एक तो ये पहलू था। दूसरा पहलू, अब क्या किया, तत्कालिक तौर पर क्या किया जाए। तत्कालिक तौर पर जो बात करने वाली है कि आज पूरे सेक्टर के अंदर अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर देखा जाए या पूरी उद्योग पट्टी में, तो दो चीज़ें नहीं है कि अभी हम अपने कंपनी के जो आधारित आंदोलन है, यानी कारखाना आधारित आंदोलनों तक सीमित रखते हैं अपने आप को। हम लोग पूरे सेक्टर की एकता नहीं बनाने की कोशिश कर रहे, सेक्टर की यूनियन की एकता नहीं बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरे इलाका यूनियन बनाने की कोशिश नहीं कर रहे।
कुछ इसमें कन्फ्यूज़न रहते हैं। कुछ मज़दूर साथी समझते हैं कि सेक्टरगत एकता तमाम यूनियन को, जितने एक इलाके की यूनियन है उनको ऑटो सेक्टर यूनियन तो सेक्टरगत एकता है। नहीं, नहीं, एक बड़ी यूनियन जिसमें कॉन्ट्रैक्ट वर्कर भी हो, परमानेंट मज़दूर भी हो, मदर कंपनी भी हो, वेंडर कंपनी भी हो, गुड़गाँव का मज़दूर भी हो, मानेसर का मज़दूर भी हो, सबको अगर एक यूनियन में यूनाइटेड करेंगे तब हम लोग भी ताकत सही दिशा में हम लोग जा सकते हैं और बड़ी ताकत के साथ आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी, इसी सेक्टर में सिर्फ ऑटोमोबाइल की पट्टी में, मतलब कि सिर्फ ऑटोमोबाइल के सेक्टर के मजदूर नहीं है, अन्य औद्योगिक इकाइयाँ हैं, उनके लिए इलाका यूनियन की बहुत बड़ी यूनियन है। जैसे औद्योगिक मजदूर यूनियनें हो सकती हैं, वो गुड़गांव की हो सकती है, वो मानेसर की हो सकती है, धारूड़ा की हो सकती है, निमराना की हो सकती है, जयपुर की हो सकती है, ऐसे कोई तमाम इलाके हैं, फरीदाबाद है उसकी हो सकती है। तो उनकी यूनियनें बनाना, हम यहाँ पर फेडरेशन या साझे संघर्ष की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर यूनियनें 3 तरह की होती है, कारखाना आधारित यूनियन, सेक्टरगत आधारित यूनियन और इलाकाई आधारित यूनियन। हम कह रहे हैं कि कारखाने यूनियन को तभी बचाया जा सकता है, जब बनाया जा सकता है या आगे बढ़ाया जा सकता है, अगर सेक्टरगत एकता और इलाके एकता नहीं होगी। इसका कारण है कि उत्पादन प्रणाली को आज जो कंपनियों ने वेंडर कंपनियों को मदर कंपनी को वेंडर कंपनी तोड़ दिया है। एक जैसे कि हीरो में ही कंपनी में 648 उसकी वेंडर कंपनी है, उसके लिए मजदूर अपने आप को हीरो का वर्कर नहीं मानते, वो अलग अलग वेंडर कंपनी का वर्कर मानते हैं, जबकि सब हीरो के लिए काम कर रही हैं। तो इसी तरह से वो एकता की ज़्यादा ज़रूरत है, इसी आधार पर इलाके की यूनियनें बननी चाहिए। तो बाकी है कि जब तक ये चीज़ें नहीं समझ जा रही तब तक साझे संघर्षों में तो शामिल होते ही रहेंगे और हम लोग साझे मुद्दों पर बात करते रहेंगे और इस बात को बार बार दोहराएंगे कि बिना इलाकाई एकता, बिना सेक्टर की एकता के आज हम कंपनी यूनियन को नहीं हम बचा सकते और इस पूरी यूनियन की ताकत को लेके बिना हम पूंजीवादी व्यवस्था को टक्कर नहीं दे सकते, किसी प्रबंधन को टक्कर नहीं दे सकते, ठेका प्रथा के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ सकते, स्थायी काम के स्थायी रोजगार की मांग नहीं कर सकते, समान काम के लिए समान वेतन की आज लड़ाई नहीं जीत सकते। आज हारे हुए आंदोलनों की उदाहरण हमारे सामने है। हारा हुआ आंदोलन ये नहीं होता कि एकदम हारा गया था, उस आंदोलन से सबक सीखते हैं। मजदूर बहादुरी से लड़ रहे हैं जहाँ, लेकिन अपने मुकाम तक नहीं पहुँच रहे, ये भी कड़वी सच्चाई है। तो इसके लिए हमें दोबारा से तमाम यूनियनें जो हैं इस इलाके में काम कर रही हैं, उनको कहेंगे कि अपनी कंपनी यूनियन के अलावा सेक्टरगत एकता और इलाके एकता पर तुरंत सोचें और उसकी तरफ कदम बढ़ाना आज समय की ज़रूरत है और पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली में आदि आए बदलावों के अनुरूप हम लोग बात कर रहे हैं।